अक्सर मरीज़ों के साथ ऐसे होता है कि वो पेशाब में आने वाले थोड़े बहुत प्रोटीन या थोड़े बहुत ब्लड को इग्नोर करते रहते हैं महीनों बल्कि सालों। और इस प्रोटीन यूरिया और रेड ब्लड सेल्स जो कि पेशाब में बड़े मामूली लगते हैं, इनके पीछे इतनी बड़ी बीमारियां छुपी होती हैं जैसे कि लूपस नेफ्राइटिस। अगर आपके पेशाब में प्रोटीन आता है और थोड़ा बहुत ब्लड, जिसको हम यूरिन एनालिसिस में रेड सेल्स कहते हैं, ये आते हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। ये वीडियो उन मरीज़ों के लिए भी अहम है जो कि लूपस नेफ्राइटिस से डायग्नोस हो चुके हैं। और आप लोगों ने ये वीडियो सिर्फ एंड तक नहीं देखनी, इसको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा देखना है। उसकी वजह ये है कि इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन पैक है और इतनी पेचीदगियां हैं कि आपको एक दफ़ा देखने से ये वीडियो समझ नहीं आनी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। लूपस नेफ्राइटिस एक बड़ा ही पेचीदा मर्ज़ है और इसकी पेचीदगी स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ ही होती है। पहले इसका कई महीनों और सालों तक डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता, और दूसरी तरफ जब एक दफ़ा डायग्नोसिस बन जाए तो इसकी जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस मर्ज़ और इस मर्ज़ की पेचीदगियों को समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लूपस नेफ्राइटिस होता क्या है। लूपस नेफ्राइटिस बेसिकली सिंपली हम डिफ़ाइन करते हैं कि गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है गुर्दे की इन्फ्लेमेशन या सोज़िश। और लूपस नेफ्राइटिस एक सिस्टेमिक डिजीज़ का, एक ऐसी बीमारी का हिस्सा है जो कि पूरे जिस्म को मुतासर करती है। उसको हम कहते हैं एसएलडी या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इस मर्ज़ में होता क्या है कि जिस्म अपने ही डीएनए के खिलाफ, अपने ही सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। यानी कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसने कि हमें प्रोटेक्ट करना है बाहर की इन्फेक्शन और कैंसर से, वो हमारे रेगुलर सेल्स के खिलाफ अटैक करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज करके इन्फ्लेमेशन करवाता है। बेसिक रिएक्शन वही है, एंटीजेंस होते हैं, जिनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। जब ये दोनों मिलते हैं और जाके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब ये सारा प्रोसेस गुर्दे के अंदर होता है, बेशक ये किसी और ऑर्गन में स्टार्ट हुआ था और ब्लड के ज़रिए गुर्दे में पहुंचा था, या गुर्दे के अंदर ही स्टार्ट हुआ था, इस गुर्दे की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस एसएलई के तकरीबन 50% लोगों में होता है। यानी कि जो एसएलई के हर 100 पेशेंट हैं, उनमें से तकरीबन 50 पेशेंट्स का गुर्दा मुतासर होना है, जिसको हम लूपस नेफ्राइटिस कहेंगे। इसी तरह जो एसएलई का पेशेंट पहली दफ़ा प्रेज़ेंट करता है, पहली दफ़ा किसी डॉक्टर या क्लिनिक के पास जाता है, तो उसकी सिम्पटम स्टार्ट होती हैं किडनी डैमेज से, यानी कि उसके पेशाब में प्रोटीन यूरिया आ रहा होगा या ब्लड आ रहा होगा। तो हर एसएलई के 100 पेशेंट्स में से 30 पेशेंट गुर्दे के मर्ज़ से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आपने ये वीडियो बार-बार देखनी है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ लूपस नेफ्राइटिस की मैनेजमेंट है, बल्कि इसमें कई छोटे-छोटे मैसेज हैं दूसरे मरीज़ों के लिए, जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हुए भी समझते हैं कि हमें गुर्दे का मसला नहीं है। ये तो हो गया लूपस नेफ्राइटिस का बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ मोटे-मोटे नंबर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो कॉमन विज़डम है वो ये है कि लूपस यंग फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरह लूपस नेफ्राइटिस की जो प्रोग्रेशन रेट होता है या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि कितनी तेज़ी से वो बढ़ता है और कितना ज़्यादा वो जिस्म के बाकी हिस्सों को डैमेज करता है, वो मर्दों में ज़्यादा होता है। बेसिकली यानी कि औरतों में लूपस नेफ्राइटिस तादाद में ज़्यादा केसेस होते हैं, लेकिन मर्दों के जो कम केसेस होते हैं, उनकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी कई जनरल बीमारियों की तरह लूपस भी
जीन्स और एनवायरनमेंट के एक कॉम्बिनेशन से बनता है। आपके जीन में कोई चांसेस हो सकते हैं कि आपको लूपस होना है, फिर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला, कोई डैमेज हुआ, जिसकी वजह से वो जीन एक्सपोज़ हो गए और आपको लूपस वाली एंटीबॉडीज़ बन गईं, आपको लूपस नेफ्राइटिस हो गया। शायद यही वजह है कि लूपस नेफ्राइटिस ब्लैक पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन होता है, हिस्पैनिक या स्पेनिश लोग जो होते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, एशियंस में ज़्यादा कॉमन होता है और ये हैं अमेरिकन स्टडीज़, इनका पाकिस्तानी पॉपुलेशन से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि सिर्फ़ यही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं आपसे यही शेयर कर सकता हूँ। और इसी तरह इसी पॉपुलेशन में जिसको कि लूपस नेफ्राइटिस होने का रिस्क ज़्यादा है, इसी पॉपुलेशन में ही लूपस नेफ्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। अब हम चलते हैं कि लूपस नेफ्राइटिस डायग्नोज़ कैसे होता है। तो डायग्नोसिस के लिए वही 2 प्रेज़ेंटेशन हो सकती हैं। पहली बड़ी सिंपल कि आपको एसएलई था, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस का मर्ज़ डायग्नोज़ था। आपका डॉक्टर हर 3 या 4 महीने बाद आपका पूरा ब्लड वर्क करता था, आपका यूरिन एनालिसिस चेक करता था और किसी एक दफ़ा में उसने देखा कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ गए, रेड सेल आ गए और उसने आपके बाकी टेस्ट करवा के आपको बायोप्सी के लिए भेजा और आपका लूपस नेफ्राइटिस कंफर्म हो गया। यही वजह है कि अगर आपको एसएलई हो, तो आपने साल में 3 या 4 दफ़ा अपना यूरिन एनालिसिस और किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना होता है। क्योंकि जितना जल्दी ये मर्ज़ पकड़ा जाएगा, उतनी ही अर्ली स्टेज पे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बढ़ने ना पाए या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए। तो लूपस नेफ्राइटिस के 100 में से 50 केस तो इस तरह डायग्नोस होंगे। दूसरी तरफ अभी आपको कोई मसला नहीं है, एसएलई का डायग्नोसिस आपका नहीं बना हुआ, लेकिन हो सकता है कि आप पेशाब में एब्नॉर्मैलिटी की वजह से डॉक्टर के पास जाएँ। आपने नोटिस किया कि आपके पेशाब में झाग आ रही है, खून आ रहा है, टेस्ट देखा तो पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन था, रेड सेल्स थे और डॉक्टर ने आपका वर्कअप स्टार्ट किया तो पता चला कि आपको लूपस नेफ्राइटिस तो है ही, लेकिन बाकी देखा तो आपको एसएलई भी था, यानी कि आपके जिस्म के बाकी हिस्से भी मुतासर थे। तो दूसरा तरीका लूपस नेफ्राइटिस के डायग्नोसिस का ये हो सकता है और यही पेशेंट दूसरी सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हर गुर्दे का मरीज़ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मरीज़ प्रेजेंट कर सकता है। जिसमें आता है पाँव का सूजना, पेशाब में झाग का होना, गुर्दे के मर्ज़ की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, उसके साथ-साथ कमज़ोरी होना या अगर आप पहले ही गुर्दे के मर्ज़ की लेट स्टेज पर पहुँच गए हैं, तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशंस वाली सिम्पटम आनी शुरू हो जाएँ, जैसे भूख का ना लगना, ज़्यादा उल्टी आना, वज़न का कम होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, नकाहत हो जाना या खून की इतनी कमी हो जाना, इतना ज़्यादा अनीमिया हो जाना कि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आप शक्ल से ही सिक लग रहे हैं। जब आप इन सारी अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपका वर्कअप करेगा और वहाँ से हमें पता चलेगा कि आपके पेशाब में प्रोटीन है, खून है और टेस्ट होंगे, बायोप्सी होगी और कंफर्म होगा कि आपको लूपस नेफ्राइटिस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होता है। अगर तो आपको एसएलई है और आप हर 3 से 4 महीने बाद अपना पेशाब और किडनी फंक्शन टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो उसमें डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए बेसिकली आपको 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया चाहिए। अगर आपके पेशाब में 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन हो, तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट या आपका रूमेटोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कि ये लूपस नेफ्राइटिस है और इसके लिए हमने करनी है किडनी बायोप्सी। अब किडनी बायोप्सी के 2-3 काम हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किडनी बायोप्सी करनी कब चाहिए। लूपस के पेशेंट में किडनी बायोप्सी यूजुअली रिकमेंड की जाती है, यानी कि जिस केस में आपने लाजमन किडनी बायोप्सी करनी है वो है 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया। अगर आपका प्रोटीन यूरिया 500 से 1000 मिलीग्राम के दरमियान है, तो ये आपकी और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट की डिस्कशन है कि आप सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लेके चलना चाहते हैं या किडनी बायोप्सी करवा के फर्दर ट्रीटमेंट को अग्रेसिव करना चाहते हैं। और अगर आपका प्रोटीन यूरिया 500 मिलीग्राम से कम है,
तो हम यूजुअली किडनी बायोप्सी अवॉइड करते हैं। वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि इवन लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट के साथ भी हमारा मेन टारगेट है आपका प्रोटीन यूरिया कम करना और उसको 500 मिलीग्राम से कम लेके आना। लेकिन अगर आपका प्रोटीन यूरिया पहले ही 500 मिलीग्राम से कम है तो किडनी बायोप्सी करने की ज़रूरत क्या है और आपने उससे अचीव क्या करना है। यहाँ से हम चलते हैं कि किडनी बायोप्सी लूपस नेफ्राइटिस या एसएलई के पेशेंट्स में क्यों की जाती है। उसके 2-3 बड़े मकासद होते हैं। पहली बात कि हमने देखना होता है कि आपके गुर्दे के मर्ज़ में लूपस नेफ्राइटिस की क्या स्टेज है, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। दूसरा होता है कि आपको लूपस नेफ्राइटिस के साथ और कोई मर्ज़ तो नहीं है। 3 लूपस नेफ्राइटिस की अपनी ही कॉम्प्लिकेशन हैं, जिनको बायोप्सी के दौरान देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन 3 में से कोई सिचुएशन हो, इन एडिशन टू लूपस नेफ्राइटिस, तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। और तीसरा मकसद होता है बायोप्सी का, बाज़ औक़ात हम रिपीट बायोप्सी करते हैं, देखने के लिए अगर प्रोटीन यूरिया कम नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो देखें कि क्या सिचुएशन अंदर चल रही है। क्या हमारी ट्रीटमेंट ने उस इन्फ्लेमेशन, उस सोज़िश पे, उस रिएक्शन पे कोई फ़र्क डाला है या नहीं डाला? और अगर डाला है तो प्रोटीन यूरिया क्यों कम नहीं हो रहा? तो बाज़ औक़ात इसको हम कहते हैं फ़ॉलो अप बायोप्सी या प्रोटोकॉल बायोप्सी, देखने के लिए कि ट्रीटमेंट से बेहतरी क्यों नहीं हो रही। अब हम चलते हैं लूपस नेफ्राइटिस की बायोप्सी के अंदर। तो लूपस नेफ्राइटिस की बायोप्सी के वही 3 सेगमेंट होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उनकी डिटेल में तो हमने नहीं जाना, क्योंकि वो मरीज़ का काम नहीं है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन आपके लिए लूपस नेफ्राइटिस की 6 क्लासेस को जानना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि इन क्लासेस की बेसिस पे और आपके किडनी फंक्शन और प्रोटीन यूरिया सबको मिला के डिसाइड किया जाता है कि किस किस्म की ट्रीटमेंट करनी है। बायोप्सी पे लूपस नेफ्राइटिस की 6 क्लासेस होती हैं। पहली 2 बड़ी माइल्ड सी इन्फ्लेमेशन या कोई ख़ास इन्फ्लेमेशन नहीं होती। नंबर 3 और नंबर 4 जो हैं, ये अग्रेसिव डिज़ीज़ होती है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है कि गुर्दा दिनों और हफ्तों में डैमेज हो रहा होता है। इस सिचुएशन में हमने अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर जो क्लास 5 है, उसमें यही इन्फ्लेमेशन होती है और प्लस एक चीज़ आ जाती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसको जानने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब अगर ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आ जाए और प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो, तो ट्रीटमेंट थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। और छठे नंबर पे क्लास 6 जो है, उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तकरीबन 80-90% से ज़्यादा आपका गुर्दा उड़ चुका है, रबड़ बन गया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्क्लेरोसिस, जिसको हम मेडिकल जार्गन में कहते हैं, वो हो चुकी है। इस सिलसिले में भी हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि डैमेज पहले ही हो चुका है और ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा तो कोई नहीं होना, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना है। और आखिर में वो 3 चीज़ें जिनकी वजह से मैंने आपको कहा था कि बायोप्सी एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, कि अगर इन 3 में से कोई एक कॉम्प्लिकेशन हो लूपस नेफ्राइटिस की, तो मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। इसमें से पहला होता है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, जिसका मतलब है कि बेसिकली ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे-छोटे खून के लोथड़े बन गए हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुख्तलिफ होती है। दूसरे नंबर पे आता है पोडोसाइटोपैथी, जिसका मतलब है कि लूपस नेफ्राइटिस वाली कोई अग्रेसिव इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, लेकिन पोडोसाइट्स या जो बेसिक सेल्स हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि वो छाननी का काम करते हैं, जिन्होंने प्रोटीन यूरिया को लीक होने से या प्रोटीन यूरिया बेसिकली होने से बचाना होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। इस केस में भी ट्रीटमेंट कोई बहुत ख़ातरख़्वाह चेंज नहीं लाती, इम्प्रूवमेंट नहीं लाती। और तीसरे नंबर पे एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये एक समझें कि एसएलई के अंदर एक और बीमारी है, जिसकी वजह से अगेन गुर्दे को एक डिफरेंट किस्म का डैमेज होता है। ये सिंड्रोम या ये बीमारी जिस्म के बाकी हिस्सों में भी डैमेज कर सकती है, लेकिन गुर्दे के अंदर भी ये एक डिफरेंट किस्म का डैमेज करती है। और इसकी भी ट्रीटमेंट, क्योंकि
लूपस के साथ-साथ कुछ और भी करनी पड़ती है, इसलिए इसका भी बायोप्सी पर पता चलाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि लूपस नेफ्राइटिस का पेशेंट प्रेज़ेंट कैसे कर सकता है, उसमें क्या अलामात हो सकती हैं, उसको किडनी बायोप्सी करके कैसे डायग्नोस और कंफर्म किया जा सकता है, और ये सारा कुछ हमने किया कि उसको ट्रीट कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी है। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट वाले सेक्शन की तरफ। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन कितना है, आपका गुर्दे का फंक्शन यानी कि क्रिएटिनिन कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, और आपकी बायोप्सी फाइंडिंग्स क्या हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाती है, आप और आपका नेफ्रोलॉजिस्ट मिल के डिसाइड करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट को कैसे लेके चलना है। उसमें आप 3 बड़े ग्रुप बना सकते हैं अपने ज़हन में जो हम डिसाइड करते हैं। पहला होता है कि बड़ा कम सा प्रोटीन यूरिया है या इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो इन पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ लेके चलते हैं, यानी कि वही बेसिक दवाइयाँ जो हर प्रोटीन यूरिया वाले मरीज़ को हमने देनी है। उसमें आ जाती हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और नियर फ्यूचर में SGLT2 इनहिबिटर्स भी प्रूव हो जाएंगे, पर अभी तक वो FDA अप्रूव नहीं है लूपस नेफ्राइटिस के प्रोटीन यूरिया को रोकने के लिए। इन्हीं के साथ-साथ आपकी कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन चलती है, अगर लेसिक्स की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो वो चलेगा, और हमारा फेवरेट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। इस सारे को हम कहते हैं कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट। अगली स्टेज पे आ जाता है कि बहुत ही अग्रेसिव डिज़ीज़ है। अगर डिज़ीज़ बहुत ही तेज़ है, गुर्दे का फंक्शन बड़ी तेज़ी से डैमेज हो रहा है, प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम से ज़्यादा है, या किडनी बायोप्सी पे बेतहाशा इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो इसको हम कहते हैं अग्रेसिव मैनेजमेंट, और इसके होते हैं 2 फ़ेज़। पहला होता है इंडक्शन फ़ेज़, जिसमें हम हफ्तों या महीनों में उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा होता है मेंटेनेंस फेज़, जो कि महीनों सालों चलता है उस सप्रेस की हुई इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके रखने के लिए। तीसरी जो ट्रीटमेंट बड़ी यूनिक सी होती है वो उन 3 लीजेंस की होती है जिनका मैंने ज़िक्र किया, और उनकी मैनेजमेंट हमने आज डिस्कस नहीं करनी क्योंकि वो एक अलग स्पेसिफिक फ़ील्ड है, और दूसरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अग्रेसिव ट्रीटमेंट के इंडक्शन फेज़ में हमने हाई डोजेज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेशन देनी होती हैं, जिसमें मेन है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि प्रेडनिसोन, और उसके साथ-साथ हम यूज़ कर सकते हैं साइटॉक्सिन, जिसको साइक्लोफॉस्फामाइड भी कहते हैं, और एमएमएफ, जिसको सेलसेप्ट भी कहते हैं, या माइक्लोफेनोलेट मैफोटिल भी कहते हैं। अब इन दोनों में से किसकी चॉइस कैसे की जाती है, ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्टेरॉइड तो हमने देने ही देने हैं, प्रेडनिसोन तो आपको जाना ही जाना है। लेकिन सेलसेप्ट और साइक्लोफॉस्फामाइड के दरमियान जो डिसीजन होता है, वो डॉक्टर और मरीज़ के आपस में डिस्कशन से होता है। एमएमएफ के कुछ अपने मसले हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड के कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अब आजकल के दौर में हम प्रेफ़र करते हैं कि हम एमएमएफ के साथ ही ट्रीटमेंट को लेके चलें। और अगर पेशेंट एमएमएफ को रिस्पॉन्ड ना करे, सेलसेप्ट को रिस्पॉन्ड ना करे, फिर हम साइक्लोफॉस्फामाइड की तरफ कन्वर्ट करते हैं। ये किया जाता है कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए, जब तक कि आपका प्रोटीन यूरिया काफ़ी हद तक कम ना हो जाए, और उसके बाद फिर आपको मेंटेनेंस फ़ेज़ पे डाला जाता है। मेंटेनेंस फ़ेज़ भी इन्हीं दवाइयों में से कोई एक दवाई होती है, और बड़ी लो डोज़ होती है स्टेरॉइड की, जिसको फिर हम साल, 2 साल और बाज़ औक़ात 3 साल या उससे ज़्यादा भी चलाते हैं। उसके बाद फिर इस मेंटेनेंस फ़ेज़ को भी कोशिश की जाती है कि स्लो डाउन करके देखा जाए कि प्रोटीन यूरिया बेहतर होता है, या प्रोटीन यूरिया ज़्यादा तो नहीं होना शुरू हो गया, और उसकी बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि शायद ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगी। लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि ये जो अग्रेसिव मैनेजमेंट हो रही है इंडक्शन फ़ेज़ और इवन मेंटेनेंस फ़ेज़ में, इन ट्रीटमेंट्स के साथ भी कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट चलती रहती है। यानी कि आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और लाइफ़स्टाइल को साथ-साथ ही लेके चलना है। फिर आ जाती है हमारे पास हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन एसएलई के भी हर पेशेंट को दी जाती है, और लूपस नेफ्राइटिस में भी लाज़मी दी जाती है। लूपस नेफ्राइटिस में इसका रोल ये है कि रिसर्च ने साबित किया है कि अगर आप हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन या प्लेक्विनिल जिसको हम कहते हैं वो लेते रहें, तो आपका प्रोटीन यूरिया भी बेहतर होता है,
और इन मरीज़ों के किडनी डिज़ीज़ की जो बढ़ने की रफ़्तार होती है वो भी कम रहती है। यानी कि वो लोग जो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन पे होते हैं लूपस नेफ्राइटिस के साथ, उनके एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ या मुकम्मल किडनी फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी रिटुक्सिमैब जो कि एंटी CD20 एंटीबॉडी है और ये बेसिकली बी सेल्स को डैमेज करके सारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कम करती है। लूपस नेफ्राइटिस में रिटुक्सिमैब ने कोई बहुत ज़्यादा शो नहीं किया कि बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन जिन पेशेंट्स को ये सूट कर जाती है, जिन पेशेंट्स में ये CD20 बी सेल्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देती है, उन पेशेंट्स में फिर लूपस नेफ्राइटिस के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और यही वजह है कि हम अब उन दवाइयों की तलाश में हैं, जो कि इन बी सेल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें, ताकि लूपस नेफ्राइटिस की इन्फ्लेमेशन कम हो। और इसी रिसर्च के दौरान हमें एक नई दवाई मिली जिसको हम बेलीमूवैब कहते हैं। अब बेलीमूवैब जो दवाई है, ये भी अगेन एक एंटीबॉडी है जो कि बी सेल्स के काम को, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी मैच्योरिटी को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से लूपस नेफ्राइटिस में गुर्दे के अंदर की इन्फ्लेमेशन बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो बेलीमूवैब है, अभी तक ये सिर्फ ऐड ऑन थेरेपी है, यानी कि आपकी बाकी साइक्लोफॉस्फामाइड या सेलसेप्ट वो भी चलती रहेगी और ये इन्फ्यूजन जिसकी डोज़ अभी हम डिसाइड करेंगे, ये ऐड ऑन थेरेपी के तौर पर यूज़ होगी, जो कि इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा कम करने में हेल्प करेगी। इन अद्वियात के बाद जो एक अब नई दवाई पिछले 1-2 साल में आई है, वो है वोक्लोस्पोरिन। वोक्लोस्पोरिन बेसिकली साइक्लोस्पोरिन ही है, लेकिन हम उसको साइक्लोस्पोरिन का एनालॉग कहते हैं। उसकी वजह ये है कि वोक्लोस्पोरिन के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी गई हैं कि इसका ब्लड में लेवल बड़ा स्टेबल रहता है। लेवल स्टेबल होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, वो हर वक़्त सप्रेस रहती है, जिसकी वजह से इसने बड़े अच्छे तरीके से शो किया है कि प्रोटीन यूरिया बहुत ही कम हो जाता है ल्यूपस नेफ्राइटिस के पेशेंट्स में। तो ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग ड्रग है जिसको इंडक्शन थेरेपी के लिए या मेंटेनेंस फेज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव फेज़ की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट भी हो चुका है, वो है लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट। कोई भी मर्ज़ हो, दिल का, जिगर का, गुर्दे का, सिस्टेमिक पूरी बॉडी में हो, लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही अहम है। लूपस नेफ्राइटिस में भी लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट से बेतहाशा इम्प्रूवमेंट आती है। अगेन आपने वर्जिश करनी है 30 से 45 मिनट, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने बेहतर खुराक खानी है, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। इन चारों पाँचों चीज़ों ने मिला के आपकी बॉडी को सेहतमंद बनाना है, जेनेटिक्स लेवल पर चेंजेस करनी है, सारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करना है और जब आप इस फ़ॉर्मूले को दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा और आपकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लूपस नेफ्राइटिस की मैनेजमेंट में प्रेगनेंसी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लूपस नेफ्राइटिस या एसएलई क्योंकि यंग फीमेल्स की बीमारी है, इसलिए इन्होंने शादी भी करनी है, प्रेग्नेंट भी होना है और प्रेगनेंसी के दौरान गुर्दे और लूपस की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको एसएलई है या आपको लूपस नेफ्राइटिस ही डायग्नोस्ड है, तो आपने अपनी प्रेगनेंसी को रूमेटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ टीम वर्क करके लेके चलना है। उसमें सबसे अहम ये है कि आपकी डिज़ीज़ मुकम्मल तौर पर स्लो डाउन हो चुकी हो, आपका प्रोटीन यूरिया 500 मिलीग्राम से कम पे आ चुका हो। आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो ब्लड प्रेशर का नंबर है, वो बहुत बेहतर हो चुके हों। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको लूपस नेफ्राइटिस डायग्नोज़ हुआ है या लूपस नेफ्राइटिस का फ्लेयर हुआ है, तो उसकी तकरीबन 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर जब आपका प्रोटीन यूरिया स्टेबल हो जाए, गुर्दे का फंक्शन स्टेबल हो जाए, ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड हो, फिर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए सोच सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपने याद रखना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ चलना है। गायनाकोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और मोस्ट लाइकली न्यूट्रिशनिस्ट। मैं वीडियो को इस टॉपिक पर तो एंड नहीं करना चाहता था, पर
मुकम्मल रीनल फेलियर और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ यानी कि स्टेज 5B, क्योंकि लूपस नेफ्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन है, जिसके बाद हमने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर जाना होता है, इसलिए इसका ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की तरफ जाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट चलती रहती है। स्टडीज़ में देखा गया है कि यूं ही गुर्दा मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो जाता है, रबड़ बन जाता है, फाइब्रोसिस टिश्यू बन जाता है, तो वो रिएक्शन नहीं रह जाता और इन लोगों में ट्रीटमेंट यानी कि जो इम्यूनोसप्रेशंस हैं वो ख़त्म भी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट के दरमियान डिस्कशन पर। जब आप डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस, डायलिसिस के इश्यूज, डायलिसिस के आउटकम्स वो तकरीबन वही रहते हैं जो कि बाकी गुर्दे के फेलियर के पेशेंट्स के होते हैं। ट्रांसप्लांट के सिलसिले में इतना बहुत बड़ा रिकरेंस का इशू लूपस नेफ्राइटिस में नहीं होता जितना कि बाकी बीमारियों जैसे कि एफएसजीएस या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होता है। लेकिन फिर भी तकरीबन 2 से 11% जो लोग लूपस नेफ्राइटिस के होते हैं और वो ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनमें लूपस नेफ्राइटिस वापस आ सकता है। आज की एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हम समरी करते हैं कि आपके पेशाब में प्रोटीन है या रेड सेल्स हैं, तो आपने ज़रूर कंफर्म करना है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कि मुझे लूपस नेफ्राइटिस तो नहीं है, और अगर कंफर्म होता है तो मुकम्मल वर्कअप करवा के, बायोप्सी करवा के आपने अच्छी ट्रीटमेंट करनी है, मैनेजमेंट करनी है, जिसमें लाइफ़स्टाइल का रोल आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप यंग फीमेल हैं और आपको लूपस नेफ्राइटिस है, तो आपने बड़े एहतियात के साथ डबल या ट्रिपल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी है, जिसकी वजह है कि अगर आपको कंसीव हो गया, तो ना सिर्फ़ इन इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपके लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो जब भी आप लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट पर हों और आप कंसीव करना चाहें, तो आपने अपने रूमेटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड ज़रूर लेना है और उनको प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट के दौरान भी साथ लेकर चलना है। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं फिर आपको वही मैसेज दूँगा कि आपने इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना है, ताकि आपको सारी बातों की अच्छी तरह समझ आए और आपको कोई रुकावट ना रह जाए अपने लूपस नेफ्राइटिस की मैनेजमेंट को समझने में। फिर भी आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, कोई चीज़ मिस हो गई हो, जो कि लाज़मन हो गई होगी, ये टॉपिक है ही इतना डाइवर्स और कॉम्प्लिकेटेड। आपने उसका ज़िक्र ज़रूर करना है। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर वीडियो में लूपस नेफ्राइटिस के उस पहलू को भी डिस्कस किया जाए। आपके एक्सपीरियंस, ओपिनियन और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।